हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए बायनोमियल थ्योरम। देखिए, अब द्विपद प्रमेय के ज़्यादा वीडियो नहीं, एक या दो वीडियो और बनेंगे, लेकिन देखिएगा पूरा। इसके बाद आप कमेंट्स करके भी इसे बताना शुरू करें कौन सा चैप्टर पढ़ा दिया जाए। वैसे अब हमको लग रहा है डिफ्रेंशिएशन पढ़ा दिया जाए, डिफ्रेंशिएशन और लिमिट। फिलहाल आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा क्या पढ़ा दिया जाए। हम तो सोच रहे कि अब आपको डिफ्रेंशिएशन और लिमिट पढ़ा दिया जाए, डिफ्रेंशिएशन और लिमिट पढ़ा दिया जाए। फिर भी देखिएगा, ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। देखिए, फिर वही चीज़ कुछ बच्चे पूछने लगते हैं, सर हिंदी में। हमने आपको बताया कि इंटर के बाद मैथ का क्रेज हिंदी में बिल्कुल नहीं है। आप अगर इंटर के बाद मैथ पढ़ेंगे, बीएससी करेंगे, बीसीए करेंगे, कोई भी प्रोफेशनल को बीटेक करेंगे, बीबीए करेंगे, तो आपको मैथ इंग्लिश में ही पढ़ने पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास जो हम पढ़ाते रहे कांटेक्ट में आते हैं, बोलते हैं सर जो हिंदी मीडियम के थे, सर बोलते हैं मैथ इंग्लिश में समझ में नहीं आती। इसलिए आप अभी से आदत डाल लीजिए मैथ इंग्लिश में पढ़ने की। और देखिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया, और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप हमारे वीडियो से अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप किसी भी बुक के पूरे क्वेश्चन लगा लेंगे। इसलिए आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, हिंदी और इंग्लिश मीडियम सभी क्लास बच्चे पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर जरूर करें, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग लाइक शेयर करेंगे तो हमें भी मज़ा आएगा वीडियो बनाने में, हमें भी लगेगा हमारी मेहनत सफल हो रही। ठीक, ज़्यादा बात न करते हुए आइए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए ज़रा, हिंदी में भी बताएंगे इनको। लिखा है इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस फिफ्थ टर्म, मतलब r माइनस पाँचवें पद का गुणांक एंड 2r माइनस वन टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की होल पावर 34 आर इक्वल, फाइंड r। हिंदी में सुनिए, कहा गया हिंदी में मतलब ये हुआ कि वन, हिंदी में पहले बोल दे रहा है कि 1 प्लस एक्स की होल पावर 34 के प्रसार में, 1 प्लस एक्स की होल पावर 34 के प्रसार में r माइनस पाँचवें पद और 2r माइनस वनवें पद का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ r माइनस फिफ्थ टर्म एंड 2r माइनस वन टर्म आर इक्वल, फाइंड आर। मतलब 1 प्लस एक्स की, पहले सुनिएगा, 1 प्लस एक्स की होल पावर 34 के प्रसार में, 1 प्लस एक्स की होल पावर 34 के प्रसार में r माइनस पाँचवें पद का गुणांक और 2r माइनस वनवें पद के गुणांक बराबर हैं। गुणांक कैसे हैं? बराबर। तो कहा गया r की वैल्यू बताओ। देखिए, आपको ये नए टाइप क्वेश्चन है, अभी आपको बताएंगे। जब हमने आपको स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि कोफिशिएंट भी दो टाइप के होते हैं, गुणांक भी दो टाइप के होते हैं। एक x की पावर का गुणांक होता है, एक किसी टर्म का गुणांक होता है। आपको बताया था एक x की पावर का कोफिशिएंट होता है, एक किसी टर्म का कोफिशिएंट होता है। एक आपको बताया था x की पावर का कोफिशिएंट होता है, x की पावर का कोफिशिएंट होता है एक टर्म का कोफिशिएंट। तो अब ये टर्म का कोफिशिएंट है। देखो लिखा नहीं, कोफिशिएंट ऑफ r माइनस फिफ्थ टर्म, मतलब r माइनस पाँचवें पद का गुणांक, 2r माइनस वनथ टर्म, 2r माइनस वनथ टर्म का गुणांक इन द एक्सपेंशन, मतलब प्रसार में किसके, 1 प्लस एक्स की होल पावर 34, r इक्वल, दोनों इक्वल है। मतलब 1 प्लस एक्स की होल पावर 34 के प्रसार में r माइनस पाँचवें पद का गुणांक और 2r माइनस वनवें पद के गुणांक बराबर हैं, r इक्वल हैं, दोनों गुणांक बराबर हैं। मतलब r माइनस पाँचवें पद का गुणांक और 2r माइनस वनवें पद के गुणांक बराबर है। मतलब इस पद का गुणांक, इस पद का कोफिशिएंट, इस टर्म का कोफिशिएंट और इस टर्म का कोफिशिएंट इक्वल हैं। तो आपको r की वैल्यू बतानी है। इसका आंसर 14 आएगा। सेकंड वाला देखिए, हम सेकंड वाला आपको बता दें, तो गौर से देखिएगा। आपको हमने बताया था ट्रिक, पहले ट्रिक देखिए। जो ट्रिक बताई थी, बता चुके हैं, आपको याद नहीं होगी, फिर से बता दें। जिन्होंने इसके पहले वाले दो वीडियो नहीं देखे, देख ली, उसमें ट्रिक बताई थी। हमने कहा था 1 प्लस एक्स की होल पावर n के एक्सपेंशन में, 1 प्लस एक्स की होल पावर n हो या फिर ऐसे हो, x प्लस 1 की होल पावर n के एक्सपेंशन में, के एक्सपेंशन में। ट्रिक देखिए, किसी भी टर्म का जैसे कह दिया जाए कोफिशिएंट ऑफ, ये टर्म का कोफिशिएंट होगा, पावर का नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म, rth टर्म, टर्म का कोफिशिएंट है, x की पावर का कोफिशिएंट नहीं है। इसके पहले वाले आप दो वीडियो देख लीजिए, तो उसमें हमने कोफिशिएंट के भी दो चीज़ें बताई थी। हमने कहा था x की पावर का कोफिशिएंट होता है तो टर्म का कोफिशिएंट होता है, x की पावर का कोफिशिएंट होता है तो टर्म का कोफिशिएंट होता है।
एक्स की पावर का भी कोफिशिएंट होता है, टर्म का कोफिशिएंट होता है। तो ये एक्स की पावर का नहीं है, टर्म का कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट? जैसे कह दिया जाए कोफिशिएंट ऑफ आरथ टर्म, या इसे कह दिया जाए कोफिशिएंट मतलब गुणांक। अभी देखो बता रहे कोफिशिएंट ऑफ कह दिया जाए आर माइनस फिफ्थ टर्म, ऐसे कह दे मान लो आर माइनस फिफ्थ टर्म, अभी बता रहे कितना होगा। या इसे कह दिया जाए कोफिशिएंट ऑफ, ये चीज़ कंपटीशन में बहुत पूछी जाती है, कंपटीशन में बहुत पूछी जाती है। एयर फोर्स, नेवी, एनडीए, इसके लिए बहुत प्रिपेयर रहिए, बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं, ये कंपटीशन में आते हैं। जो लोग एयर फोर्स, नेवी, एनडीए, आईटी वगैरह तैयारी करना चाहते हैं, करेंगे, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कह दिया कोफिशिएंट ऑफ 24th टर्म, कुछ ऐसे लिख दें 24th टर्म, या कह दिया जाए कोफिशिएंट ऑफ, पहले अभी ट्रिक ये बता चुके हैं लेकिन फिर भी समझिए, कोफिशिएंट ऑफ 2r + 3th टर्म, बस इतने को देखो समझाते हैं, 2r + 3th टर्म। ये देखिए कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, ये किसी टर्म के कोफिशिएंट हैं, टर्म के कोफिशिएंट, टर्म का कोफिशिएंट है, एक्स की पावर का कोफिशिएंट नहीं है। देखिए एक्स की पावर का कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। जिस दिन आपको कोफिशिएंट का वीडियो, इसके पहले के पहले वाला वीडियो देखिए, ये जो वीडियो है, जो लेक्चर है, इसके पहले के पहले वाला अगर आप लेक्चर देखेंगे तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन होंगे वो भी 2 टाइप के होंगे। जो कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन होंगे वो भी 2 टाइप के होंगे। कैसे 2 टाइप के होंगे? एक एक्स की पावर वाला होगा, एक एक्स की पावर वाला होगा, एक टर्म वाला होगा। और एक्स की पावर वाले में भी 2 बताए थे, तो हमने आपको बताया इसके पहले का जो वीडियो है शायद उसके पहले वाला लेक्चर। इसीलिए कहते हैं सारे लेक्चर जितने भी वीडियो बन रहे हैं, आप हमारे अगर पूरे लेक्चर देख रहे तो आप मैथ में बिल्कुल 100% परिपक्व हो जाएंगे। देखिए एक चीज़ तो है, आपको जुनून पैदा करना होगा पढ़ने का, तभी आप पढ़ पाएंगे। और पूरे लेक्चर देखिए, जल्दबाजी में नहीं कि अरे यार ये चलो थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा समझ पढ़िए। किसी भी चैप्टर को पूरा पढ़िए। नॉलेज जब बहुत अच्छा होगा तब मैथ में मज़ा आएगा। इसीलिए हमने कहा था कि फॉर्मेलिटी के लिए कोई वीडियो नहीं बनाते हैं, पूरा पढ़ाते हैं। देखिए तो ये टर्म का कोफिशिएंट है, जैसे लिखा है 1 + x की होल पावर, ट्रिक समझ लेना तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 1 + x की होल पावर n, या फिर x + 1 की होल पावर n के एक्सपेंशन में, के प्रसार में कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म, rth टर्म का गुणांक, या कह दिया जाए r - 5th टर्म का गुणांक, या कह दिया जाए 24th टर्म का गुणांक, या कह दिया जाए 2r + 3th टर्म का गुणांक। तो कैसे निकालते हैं? देखिए जिनको हम 2 वीडियो पहले हमने आपको बताया था, 1-2 वीडियो पहले उन लोगों को पता होगा, लेकिन जिन्होंने इसी वीडियो को देखा, इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे, इसलिए जा करके देख लीजिएगा, नहीं देखा तब भी समझिए। तो हमने कहा था किसी टर्म का कोफिशिएंट कैसे निकलते हैं। किसी टर्म का कोफिशिएंट है, टर्म अलग चीज़ हो जाएगी। देखो टर्म अलग चीज़ हो जाएगी, टर्म का कोफिशिएंट अलग चीज़ हो जाएगी। कोफिशिएंट अलग चीज़ है और टर्म में पूरा टर्म लेंगे। कोफिशिएंट में केवल वही बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होते हैं, NC वगैरह, NCR, NC1 वगैरह लेते हैं। टर्म अगर पूरा लेंगे तो उसमें अलग चीज़ आएगी, और टर्म का कोफिशिएंट लेंगे तो अलग चीज़ आएगी। देखिए तो कोफिशिएंट अलग चीज़ हो गई, टर्म अलग चीज़ होगा। कोफिशिएंट में केवल वही बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होते हैं, NCR, NC2, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5 वगैरह, और टर्म लेंगे तो उसमें XY भी लेना पड़ेगा। तो टर्म का कोफिशिएंट, जैसे कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म, तो कैसे निकालेंगे? देखो हमने आपको बताया था, जैसे पावर में क्या लिखा है n, तो n लिख दो, c लिख दो, ऐसे बताया था। तो जिस टर्म का कोफिशिएंट चाहिए, बहुत गौर से देखिएगा, जिस टर्म का कोफिशिएंट चाहिए उससे 1 लेस कर दो। जिस टर्म का कोफिशिएंट चाहिए उससे 1 लेस कर दो। किस टर्म का कोफिशिएंट चाहिए? r का, तो r से 1 लेस कर दो, तो r - 1 ये आएगा। अब जैसे कोफिशिएंट ऑफ r - 5th टर्म, r - 5th टर्म, तो पावर कितनी n, तो n लिख दो, फिर c लिख दो। n पावर है तो n लिखेंगे, अगर 2n पावर है तो 2n लिखेंगे, 3n पावर है तो 3n लिखेंगे। यहाँ पावर में 20 हो तो यहाँ 20 लिखेंगे, पावर में 15 हो तो 15 लिखेंगे, c लिखेंगे। जिस टर्म का कोफिशिएंट चाहिए, टर्म का कोफिशिएंट है, x की पावर का नहीं है। देखिए x की पावर का जो कोफिशिएंट है वो आपको कैसे पढ़ाया था? r+1, वही r+1th टर्म सपोज करके पढ़ाया था ना, r+1th टर्म विल बी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर, इस तरीके से। तो अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ r - 5th टर्म, तो पहले पावर में जितना होगा, अगर यहाँ 2n होगा तो 2n लिखेंगे, यहाँ मान लो 40 होता तो 40 लिखते, यहाँ 30 होता तो 30 लिखते, यहाँ 2x होता 2x लिखते, जो भी 2n होगा 2n लिखेंगे, 4n होगा 4n लिखेंगे, c लिख देंगे। किस टर्म का कोफिशिएंट चाहिए? r - 5,
तो r-5 से 1 लेस कर दो, r-5 से 1 कम कर दो तो कितना हो जाएगा r-6, यहाँ लिख देंगे r-6, ये लिख देंगे r-6। अब जैसे 24th टर्म का कोफिशिएंट, तो पावर में कितना n, तो n लिख दो, c लिख दो। किस टर्म का कोफिशिएंट चाहिए? 24 का। तो जिस टर्म का कोफिशिएंट चाहिए उससे 1 लेस कर दो, उससे 1 कम कर दो, तो 24 से 1 कम कर दो, 24 से 1 कम कर दोगे तो 23 आ जाएगा, 23। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ 2r+3 टर्म, तो इसमें क्या लिखोगे? पावर में जितना है, देखो ये पावर में n है तो n लिख रहे हैं, अगर पावर में 2n होता तो 2n लिखते, तो क्या लिखोगे? nc। और किसका कोफिशिएंट चाहिए? 2r+3 टर्म, 2r+3, जिस टर्म का कोफिशिएंट चाहिए उससे 1 लेस कर दो, 1 कम करके लिखो। तो किस टर्म का कोफिशिएंट चाहिए? 2r+3, तो 2r+3 से 1 कम करो, 1 लेस करो, तो 2r+3 से 1 लेस करोगे तो आएगा 2r+2, ऐसे निकाला जाता है। देखिए फर्स्ट नंबर आप लगा लेंगे, सेकेंड वाला हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें बोला गया फाइंड वैल्यू ऑफ r की वैल्यू बताओ। जो हिंदी मीडियम वाले हैं अगर भविष्य में कुछ करेंगे, आप देखना मैथ इंग्लिश में ही मिलेगी, तो अभी से आप आदत डाल लीजिए कि नहीं हमें इंग्लिश में ही पढ़ना है, नहीं तो फिर फ्यूचर में आप दिक्कत में आ जाएंगे अगर इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे। देखिएगा ज़रा गौर से, इसमें कहा गया फाइंड वैल्यू ऑफ r की वैल्यू बताओ इफ कोफिशिएंट ऑफ 2r+4 एंड r-2th टर्म, मतलब किसका गुणांक? 2r+4वें पद का, 2r+4थे पद का गुणांक और r-2वें पद का गुणांक इन द एक्सपेंशन आपके प्रसार में 1+x⁻18 के प्रसार में r इक्वल, मतलब हिंदी में ये हुआ कि 1+x⁻18 के प्रसार में 2r+4वें पद का गुणांक और r-2वें पद के गुणांक कैसे हैं? r इक्वल, मतलब बराबर हैं। तो आपको कहा गया r की वैल्यू बताओ। देखो ये है एक्सपेंशन, क्या है? पहला आप लगा लोगे ये। अब कोफिशिएंट किसका चाहिए? देखो लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट चाहिए? 2r+4th टर्म, 2r+4th टर्म, तो क्या लिखोगे? देखो और किसका चाहिए? गौर से देखिएगा, कोफिशिएंट, गौर से देखिएगा बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं। कोफिशिएंट और किसका चाहिए? r-2th टर्म, कोफिशिएंट ऑफ r-2th टर्म, r-2th टर्म, ये देखो कितना आएगा। तो कैसे आएगा? गौर से देखिए, चलिए इधर देखिए, इसका कोफिशिएंट चाहिए और इसका कोफिशिएंट चाहिए, किसके एक्सपेंशन में? 1+x⁻18 के, मतलब क्वेश्चन में ये लिखा है कि 1+x⁻18 के प्रसार में 2r+4th टर्म का कोफिशिएंट और r-2th टर्म का कोफिशिएंट r इक्वल, मतलब बराबर हैं, दोनों कोफिशिएंट बराबर हैं। किसका कोफिशिएंट? 2r+4th टर्म का कोफिशिएंट और r-2th टर्म का कोफिशिएंट, 2r+4th टर्म का कोफिशिएंट और r-2th टर्म का कोफिशिएंट अगर दोनों बराबर हैं तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है? r की वैल्यू बतानी है, r की वैल्यू। तो पहले इसका कोफिशिएंट देखो, ये किसी टर्म का कोफिशिएंट है, 2r+4th टर्म का कोफिशिएंट है, ये x की पावर का कोफिशिएंट नहीं है। हमने जब वीडियो कोफिशिएंट बनाना शुरू किया था इसके पहले वाले शायद 2 वीडियो से, तब आपको समझाया था, इसलिए हमने कहते हैं कि हमारे वीडियो को आप जब पूरे लेक्चर देखोगे तब आप बिल्कुल परिपक्व बन जाओगे मैथ में, क्योंकि बिल्कुल सीरियल से एक एक चीज़ लेकर के चलते हैं। देखिए तो कोफिशिएंट ऑफ 2r+4th टर्म और कोफिशिएंट ऑफ r-2th, तो इसका ये 2r+4th टर्म का गुणांक है, मतलब हिंदी में बोला जाए तो 2r+4वें पद का गुणांक और r-2वें पद का गुणांक, ये पद का गुणांक है, टर्म का कोफिशिएंट है, ये x की पावर का कोफिशिएंट नहीं है, ये x की पावर का कोफिशिएंट नहीं है, ये टर्म का कोफिशिएंट है। तो कैसे लिखोगे? अभी बताया था ट्रिक, उसके पहले भी बता चुके हैं 2-3 वीडियो पहले। तो पावर में कितना? 18, जैसे इसमें पावर में n है तो n लिख दिया, c लिख दिया, और जिस टर्म का कोफिशिएंट है उससे 1 कम करके लिखा। तो यहाँ पर पावर में 18 है, 18 लिख दिया, c लिख दिया। किस टर्म का कोफिशिएंट है? 2r+4, तो 2r+4 से 1 कम करो तो कितना आएगा बताओ? 2r+3 आएगा, 2r+3। देखो पावर में 18 है, जैसे इसमें बता रहे थे अभी, तो पावर में 18 लिख दिया, c लिख दिया, जिस टर्म का कोफिशिएंट है, सब कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
जिस टर्म का कोफिशिएंट है, किस टर्म का, 2r + 4, तो 2r + 4 से एक कम करके लिख दिया। अब इसमें कैसे लिखेंगे, r - 2x टर्म का कोफिशिएंट, r - 2x टर्म का गुणा, तो पावर में 18 है तो 18 लिख दिया। देखो c लिख दिया। किस टर्म का कोफिशिएंट है, r - 2, तो r - 2 से एक कम करके लिखेंगे तो r - 3 हो जाएगा। r - 2 है, इसमें एक और लेस कर देंगे तो r - 2 है, 1 और लेस करेंगे तो r - 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए r - 3 हो जाएगा। अब क्या बोला गया है कि ये दोनों कोफिशिएंट, देखो इधर अब साफ की दे रहे ट्रिक, चाहो तो नोट कर लो, ऐसे इसके 2-3 वीडियो पहले बताया भी गया था, इसीलिए कहते हैं जिन्होंने उसके पहले 2-3 वीडियो ना देखे सारे वीडियो देखिए। अब बोला गया ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल हैं। देखिए पहला इसी टाइप का है, उसको आप सॉल्व कर लेंगे, उसका आंसर लिखा है। बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब हिंदी में बोले तो प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, प्रश्नानुसार, मतलब जो क्वेश्चन में बोला गया ये कोफिशिएंट कैसे लिखा गया पता चल गया, जितना पावर में उतना, और फिर c, और जिस टर्म का कोफिशिएंट है उससे एक कम तो इससे एक कम, जितना पावर में उतना, फिर c, और जिस टर्म का कोफिशिएंट है उससे एक कम तो r - 2 से एक कम। अब बोला गया दोनों कोफिशिएंट इक्वल हैं तो दोनों को इक्वल कर दो, 18c 2r + 3 = 18c r - 3। अब इसमें आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे, जो हमने आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बताया था, और हमने ये भी कहा था कि ये फार्मूला परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपको बता रहे हैं, लेकिन ये बाइनोमियल थ्योरम में यूज होगा जा करके। हम इसीलिए हमने क्या होता है कि हम फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो बना ही नहीं रहे, हम आपको हमारे आप वीडियो पूरा पढ़िए, एक एक पढ़िए, आपको बिल्कुल मैथ 100% क्लियर हो जाएगी, आपको लगेगा नहीं कि वाकई मज़ा आ गया पढ़ने में। तो जब हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के वीडियो बनाए थे तो उस समय हमने कॉम्बिनेशन में एक फार्मूला आपको बताया था, और उसी समय हमने कहा था कि ये फार्मूला बाइनोमियल में लगेगा जा करके। बाइनोमियल में फार्मूला क्या था आपको याद दिला दें, ऐसे था NCx = NCy, तो हमने कहा था x + y = n, ये फार्मूला यूज होगा। देखो ये दोनों वैल्यू n सेम होंगी, ये x y डिफरेंट होगा, जिसे इसमें देखो ये n तो यहाँ भी n, तो यहाँ 18 है, यहाँ पर 18 है तो यहाँ भी 18 है, और ये x है और ये y है, तो क्या हो जाता है x + y = n। ये देखो n और ये भी n, ये है x और ये है y, तो क्या हो जाएगा x + y = n। तो x + y, ये n सेम होना चाहिए, तो n की वैल्यू देखो 18 यहाँ भी 18 यहाँ भी, x + y = n। ये हमने जब आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बताया था तब हमने कहा था बाइनोमियल में लगेगी। ये दोनों इक्वल क्यों किए गए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों कोफिशिएंट इक्वल हैं, बराबर हैं, इसलिए हमने बराबर किया, और जब बराबर किया तो ये कॉम्बिनेशन का ये फार्मूला लग गया x + y। तो x कितना है देखो, x है 2r + 3 और प्लस y कितना है r - 3 = n, n कितना है देखिए 18, तो 2r + r कितना हो जाएगा 3r, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा = 18, तो r की वैल्यू कितनी आएगी 6, r की वैल्यू 6, और r की वैल्यू ही पूछी गई थी, r की वैल्यू पूछी गई थी। अब देखिएगा थर्ड नंबर, जल्दी से फर्स्ट और सेकंड हो जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फर्स्ट और सेकंड तो हो जाएंगे, थर्ड नंबर देखिएगा, देखिए जल्दी से थर्ड वाला पढ़ते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन लिखे हुए, पूरा पढ़ के समझाते हैं, ऐसा नहीं इंग्लिश में ही जरूरी, अगर आपको बता दें, बार बार बता रहे। देखिए थर्ड नंबर, अब थर्ड वाला आपको समझा रहे, गौर से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में भविष्य में जो मैथ मिलेगी आपको इंग्लिश में ही मिलेगी फ्यूचर में, देखिएगा। बोला गया द कोफिशिएंट ऑफ r - 1th rth r + 1th टर्म। अब यहाँ 3 टर्म का कोफिशिएंट हो गया, r - 1th टर्म का मतलब r - 1वें पद का गुणांक, rवें पद का गुणांक, r + 1वें पद का गुणांक, किसके एक्सपेंशन में, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की होल पावर n, r इन द रेशियो 1:3:5, किस रेशियो में है 1:3:5 के रेशियो में, 1:3:5 के रेशियो में। तो कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड r। ये भी जो क्वेश्चन 7 नंबर लिखा, ये भी बिल्कुल इसी के जैसा लगेगा, ये जो 7 है ये भी बिल्कुल ऐसे ही लगेगा, इसमें भी 3 कॉन्जुगेटिव टर्म है, देखो अभी बताएंगे इसको, इसमें क्या समानता है। 3 कॉन्जुगेटिव का मतलब हो गया 3 लगातार पद,
नहीं लिखा, इफ द कोफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की होल पावर n 1 + r इन द रेशियो 1742, रेशियो क्या 1742, तो फाइंड n, इसमें केवल n पूछा गया, इसमें n और r दोनों पूछा गया, तो ये 7 नंबर भी ऐसे ही लगेगा। 3 कॉन्जुगेटिव टर्म को हिंदी में बोलते हैं 3 क्रमागत पद। 3 क्रमागत पद क्या मान लेना, 3 क्रमागत पद, जैसे इसमें देखो, इसमें 3 क्रमागत पद लेना है आपको, तो आप 3 क्रमागत पद, क्रमागत मतलब लगातार, एक ले लेना r, एक ले लेना r+1 और एक ले लेना r+2, बिल्कुल इसी के जैसे लगेगा। जैसे ये 3 कॉन्जुगेटिव टर्म का मतलब हो गया 3 क्रमागत पद, पहले सुनिएगा क्योंकि लगाएंगे भी एक, 3 क्रमागत पद मतलब 3 कॉन्टिन्यू लगातार वाले। तो एक ले लो rth, एक क्या ले लिया आपने rth, एक ले लिया r+1th, एक r+2th। तो देखो इसमें जैसे r-1 rth r+1, ऐसे इसमें r+1 r+2 है। इसमें भी लिखा इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर n, इसमें भी लिखा एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर, इसमें रेशियो 135 है, इसमें रेशियो कितना है आप, इसमें रेशियो 1742, इसमें आपको n और r दोनों चाहिए, इसमें आपको केवल n चाहिए, निकलेंगे इसमें भी n और r, इसमें भी n और r दोनों निकलेंगे, लेकिन n चाहिए आपको। तो ये कहाँ से आया, ये आपने लेट किए, माना 3 क्रमागत पद, हिंदी में जब लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, पहले सुन लो, क्योंकि ये माना 3 क्रमागत पद, ऐसे यही मान लोगे, r+rth r+1th r+2th, मतलब लेट क्या करोगे, लेट 3 कॉन्जुगेटिव टर्म, लेट 3 कॉन्जुगेट, देखो हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में भी सीख गए, लेट 3 कॉन्जुगेटिव टर्म यही rth r+1th r+2th, यही लेट कर लो। 3 लगातार पद आपको लेने, 3 लगातार पद, इसमें भी लगातार हैं, देखो r-1 है, rth है, r+1, r-1 फिर r+1, तो इसमें आपने क्या लेट कर लिया, उसमें पहले से ये गिवन है, इसमें आपको लेट करना है, 3 कॉन्जुगेटिव लेट करना है, मतलब 3 लगातार पद लेट करने, 3 लगातार। इसको इसलिए बता रहे हैं कि इसको तो भी हम सॉल्व करेंगे, इसका आंसर भी लिखा है n की वैल्यू 55, इसमें भी वैल्यू दोनों आएंगी, n की भी आएगी r की भी आएगी, लेकिन आंसर आपसे केवल किसका पूछा गया, n का। तो जैसे ये 3rd वाला बताएंगे वैसे आप 7th वाला लगाओगे, बिल्कुल। इसमें कहा गया इफ द कोफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म, 3 कॉन्जुगेटिव टर्म मतलब 3 लगातार पद, 3 क्रमागत पद, तो हमने लेट कर लिया, लेट 3 कॉन्जुगेटिव टर्म rth r+1th r+2th, हमने मान लिया कि माना 3 क्रमागत पद, r-वां पद है, r+1वां पद है, r+2 लगातार, मतलब समझते हो, जैसे कहते हैं 16, तो 16 17 18 एक ज़्यादा कॉन्जुगेटिव, जैसे कहते हैं 20, तो लगातार 3 क्या हो जाएंगे 20 21 22, ऐसे। अगर कहते हैं लगातार में 3, तो जैसे कहते हैं 5, तो 5th 6th 7th, 5th 6th 7th, जैसे कहते हैं 2nd, तो 2nd 3rd 4th, लगातार मतलब 3 लगातार, 3 कॉन्जुगेटिव टर्म। तो इसमें 3 कॉन्जुगेटिव टर्म गिवन नहीं था, तो हमने 3 कॉन्जुगेटिव टर्म लेट किया है, मान लिया है, सपोज कर लिया है कि माना 3 कॉन्जुगेटिव टर्म कौन कौन से हैं, rth टर्म है, r+1th टर्म है, r+2th टर्म है। अब उनका रेशियो देखो कितना 1742, n की वैल्यू बतानी, तो इसी के जैसे है कि नहीं, इसमें भी 3 कॉन्जुगेटिव ही हैं, लेकिन ये लिखे हैं, इसमें लिखे नहीं थे तो हमको लेट करना पड़ गया, इसमें लिखे r-1th rth r+1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की होल पावर n, इसमें भी लिखा इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की होल पावर n, इनमें रेशियो 135 है, इनमें जो रेशियो है 1742 है। और आपको किसकी वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है, देखिए n की वैल्यू बतानी है, इसमें दोनों की बतानी n एंड r की। कहो तो हम ये 7 वाला चलो सॉल्व कर दें, 3 वाला आप लगा लेना, तो हम 7 वाला ही सॉल्व कर रहे हैं, आप 3 वाला लगा लेना। तो 3 वाले का हम आपको आंसर लिख दें, हम 1 मिनट, 3 वाले का आंसर आपको लिखे दे रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन नोट किया था, 3 वाले का आंसर लिख दें तो आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक। 3rd वाले का आंसर कौन सा क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ r-1, अब ये लिखा कहाँ से, उसका आंसर ये लिख देते हैं तो आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम 7 वाला आपको बताए दे रहे हैं, 3 वाला क्वेश्चन कहाँ से नोट किया था यार, देखिए ज़रा, चलिए मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ से नोट कर दिया था 3 वाला, 3 वाले टाइम अलग से वेस्ट हो रहा है, हाँ मिल गया। चलिए इसका आंसर लिखे दे रहे हैं, देखिए, तो आप 3 वाला लगा लेंगे तो हम आपको ये लास्ट वाला बता दे रहे 7 वाला,
इसमें n की वैल्यू 7, r की वैल्यू 3 है, इसमें n की वैल्यू, इसका आंसर जो है n की वैल्यू 7 है, r की वैल्यू 3 है। ये सॉल्व कर लेना, 3 वाला 7 थी बता दे रहे। चलिए अब देखिए ज़रा गौर से, तो 3 वाला ऊपर वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन साफ करने पड़ेंगे, क्योंकि जगह नहीं बची है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, क्वेश्चन साफ करने पड़ेंगे सॉल्व करने के लिए। देखिए क्वेश्चन को बहुत ढंग से समझेंगे, बढ़िया समझ में आएगा। जब भी किसी भी क्वेश्चन को आप ढंग से समझेंगे, बढ़िया समझ में आएगा। और ऐसा नहीं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हम आपको छोड़ नहीं रहे, सारे टाइप क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। हमने तभी कहा कि ये जो वीडियो बन रहे हैं ये फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बन रहे, आप केवल पूरा पढ़ें, सारे लेक्चर पढ़ें जो भी। अब देखिए, चलिए इसमें बोला गया है, तो आपने लेट कर लिया 3 कॉन्जुगेटिव टर्म कौन कौन से लेट कर लिए, चलो यही लेट कर लिए, rth टर्म, r+1th टर्म, r+2। अब इनका कोफिशिएंट निकालो, कोफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म। तो rth टर्म का कोफिशिएंट निकालें, r+1th टर्म का कोफिशिएंट, r+2th टर्म का कोफिशिएंट, फिर उनका रेशियो कितना है, उनका रेशियो है 1742, तब n की वैल्यू बतानी। देखिए यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, यही 7 वाला ही सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले किसका कोफिशिएंट लें, rth टर्म का कोफिशिएंट। देखो ऐसे, कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म, इसका कोफिशिएंट लें। तो कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म कैसे निकालोगे, देखो rth टर्म का कोफिशिएंट पावर में कितना n है, तो n लिख दो, c लिख दो। अभी बताया था ना किसी टर्म का कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। देखिए पावर में कितना n है, तो n लिख दिया गया, फिर c लिख दिया। किस टर्म का कोफिशिएंट है, rth का, तो r से एक कम करके लिख दो, r-1 हो जाएगा। फिर किसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ, फिर इसका लोगे 3 कॉन्जुगेटिव टर्म लेट कर लिए हैं, r+1th टर्म का। देखो r+1th टर्म, तो ये कितना आएगा, पावर में कितना है, देखो n, तो n ले लेंगे, c ले लेंगे, जिस टर्म का कोफिशिएंट है उससे एक कम कर देंगे, 1 लेस कर देंगे। तो r+1 से 1 लेस करेंगे, तो r+1 से 1 लेस करेंगे, ये आएगा। फिर किसका कोफिशिएंट ले लें, ये देखो कोफिशिएंट ऑफ r+2th टर्म, r+2th टर्म का कोफिशिएंट। तो पहले पावर में कितना है, n है, तो n ले लें, देखिए c ले लें, n ले लिया और c ले लिया, और r+2th है, इससे 1 लेस करो, इससे 1 लेस करो, कितना आएगा, r+1, 1 लेस। अब इन तीनों का रेशियो गिवन है, देखो इन तीनों का रेशियो 3 कॉन्जुगेटिव टर्म का, देखो जो 3 कॉन्जुगेटिव टर्म का जो कोफिशिएंट है किसके एक्सपेंशन में, किसके प्रसार में, 1+x की होल पावर n के प्रसार में, उनका रेशियो गिवन है। उनका रेशियो कितना, 1742, 17 मतलब इनका रेशियो, इन तीनों का रेशियो गिवन है, ये 1742। n की वैल्यू बताओ, वैल्यू दोनों, देखो मतलब कैसे, इन तीनों का रेशियो मतलब समझते हो, देखो ऐसे NCr-1 रेशियो, NCr थर्ड वाला बिल्कुल ऐसे ही लगेगा, और इसका NCr+1, इन तीनों का रेशियो कितना, देखो 1:7 और रेशियो 42, ये गिवन है। कि मतलब जो 3 कॉन्जुगेटिव टर्म है, 3 कॉन्जुगेटिव टर्म का जो कोफिशिएंट है, कॉन्जुगेटिव मतलब समझ गए, क्रमागत जो लगातार आए। जैसे बताया कि 10 है, और 10 के बाद अगर कॉन्जुगेटिव बोला जाए तो 10, 11, 12, 10, 11, 12। तो यहाँ पर 3 कॉन्जुगेटिव टर्म पहले हमने लेट किए हैं कि एक r, तो एक r के आगे वाला r+1, उसके आगे वाला r+2। तो rth टर्म का कोफिशिएंट NCr-1, n पावर में n है, तो n हो गया c, और इसका है तो इससे कम हो जाएगा। फिर इसका कोफिशिएंट, तो NCr+1 से 1 लेस तो r, फिर इसका कोफिशिएंट NC और इससे कम हो जाएगा तो r+1। फिर इन तीनों का रेशियो कितना है, 1742। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, अब गौर से देखिएगा, पहले इन दोनों का रेशियो लेंगे तो 1:7, फिर लास्ट देखो पहले इन दोनों का रेशियो, पहले और दूसरे का, फर्स्ट सेकंड का रेशियो तो 1:7, फिर सेकंड और थर्ड का रेशियो तो 7:42। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, n और r दोनों वैल्यू आएंगे, लेकिन आपको वैल्यू केवल किसकी चाहिए, n की। देखिएगा जरा गौर से, तो कैसे, देखो पहले इनका रेशियो, पहले फर्स्ट और सेकंड का रेशियो ऐसे NCr-1
अपान एन सी आर, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो तो आ जाएगा इधर 1/7। फर्स्ट और सेकंड का रेशियो पहले ले रहे हैं, गौर से देखिएगा, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो, फिर सेकंड और थर्ड का लेंगे तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो मतलब एन सी आर माइनस वन अपान एन सी आर, एन सी आर माइनस वन अपान एन सी आर, एन सी आर माइनस वन अपान एन सी आर, रेशियो 1/7। जब इनका इसका लेंगे सेकेंड और थर्ड का तो क्या लिखेंगे, एन सी आर रेशियो एन सी आर प्लस वन और फिर 7/42। ये देखिए, अब इनको सॉल्व करो जरा, इनका फार्मूला जो होता है इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ, इधर देखो जरा, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको लिखोगे एन फैक्टर। देखो अभी क्या किया है, अभी फर्स्ट और सेकंड का रेशियो लिया 1/7, फिर सेकंड और थर्ड का रेशियो लेंगे 7/42। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आएगा एन फैक्टोरियल अपान में आर माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर n में इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1, हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, ये आएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल आएगा n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल 1/7, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल अपान ये r माइनस 1 फैक्टोरियल और ये n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल अपान 1/7 इक्वल टू 1/7। अभी हमने पहले दूसरे का रेशियो लिया है, इन तीनों का रेशियो उसमें गिवन है, देखो 1/742, तो ऐसे थर्ड वाला लगाना है। तो फर्स्ट सेकंड का रेशियो लिया है तो 1/7 हो जाएगा, जब सेकंड थर्ड का लेंगे तो 7/42 हो जाएगा, गौर से देखिएगा। अब इसको देखो, अगर r को ब्रेक करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है किसी भी नंबर से फैक्टोरियल अगर हटा देंगे तो वो 1 लेस होता चला जाएगा, अगर पूरा ब्रेक करेंगे तो कहाँ तक जाएगा, 1 तक, और जहाँ से ना ब्रेक करना चाहें वहीं से फिर से फैक्टोरियल लगा दें, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। इसलिए कहते हैं हमारे सारे वीडियो पढ़ो, सारी मैथ क्लियर हो जाएगी आपको। तो r को लेस करें, r को ब्रेक करें तो ये आएगा, और इसको ब्रेक करेंगे तो ये आएगा, तो कैंसिल होगा। कैसे देखो, r को आप ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे, पहले r और फिर r माइनस 1, अब फैक्टोरियल लगा दो, इसके बाद ना ब्रेक, ये ऐसे लिखा रहने दो, n माइनस आर फैक्टोरियल, ये देखो r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसको ब्रेक करो, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल पूरा ब्रेक करेंगे तो 1 तक जाएगा, जहाँ से ना ब्रेक करना चाहें वहीं से फिर से फैक्टोरियल लगा सकते हैं। देखिए जरा, तो अब इसको कैसे ब्रेक करोगे, इसको n माइनस आर प्लस 1, आगे 1 और लेस करो, इससे 1 एक एक कम करते हैं ना, जब फैक्टोरियल हटाते हैं तो 1 लेस करते हैं। जैसे r था तो r माइनस 1, r माइनस 2, r माइनस 3 ऐसे आएगा, लेकिन r माइनस 1 के बाद हमने नहीं ब्रेक किया। अगर पूरा ब्रेक करेंगे तो 1 तक, जैसे ये r है फैक्टोरियल, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, r माइनस 1, r माइनस 2, पूरा ब्रेक करें तो कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा कि नहीं। अब हमने यहाँ से ब्रेक नहीं किया, जहाँ से ब्रेक ना करना चाहें वहीं से फैक्टोरियल लगा दें। अब कह दो इसके बाद में ब्रेक क्यों नहीं किया, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है। अब जैसे ये है n माइनस आर प्लस 1, देखो इधर जैसे ये लिखा है n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, n माइनस आर प्लस 1, पहले तो यही आएगा, फिर इससे एक कम करेंगे, 1 लेस करेंगे तो क्या आएगा, n माइनस आर, इसके बाद ना ब्रेक करें। देखो पहले क्या आएगा, पहले आएगा n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल है तो पहले यही आएगा n माइनस आर। अगर इसको पूरा ब्रेक करें तो 1 तक जाएगा, जहाँ से ब्रेक ना करना चाहें वहीं से फैक्टोरियल लगा के रोक सकते हैं। तो n माइनस आर प्लस 1, फिर एक कम कर देंगे, 1 लेस करेंगे तो n माइनस आर, फिर आगे आएगा n माइनस आर माइनस 1, फिर आएगा n माइनस आर माइनस 2, लेकिन यहाँ से ब्रेक ना करें क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल 1/7, ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बचा, r अपान n माइनस आर प्लस 1 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 का इधर कर दो, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कोई फर्क नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देखिए जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। कैसे, 1 का इसमें करेंगे तो यही आएगा n माइनस आर प्लस 1, 7 का r में करेंगे 7r। देखो 7r को जब इधर लाएंगे
तो यहाँ पर 7r इधर आएगा तो हो जाएगा -8r, और 1 उस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन आ गई, ये पहली इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। कैसे आई देखो, 7r को इस साइड लाएंगे तो -7r और -r -8r, 1 इधर आया मैं। अब देखिए ये एक इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन कैसे बनी, अभी हमने केवल किसको सॉल्व किया था, फर्स्ट पहले को और सेकंड को। देखिए जो रेशियो गिवन था उसमें हमने किसको सॉल्व किया था, फर्स्ट और सेकंड को। गौर से देखिएगा, इन दोनों को सॉल्व किया था भाई, इन तीनों का रेशियो गिवन था इनका। तो अभी इस पहले और दूसरे का रेशियो लिया 1, अब सेकंड और थर्ड का रेशियो लें, सेकंड और थर्ड का। देखिएगा सेकंड और थर्ड का रेशियो पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं। 3 कॉन्जुगेटिव टर्म थे ना, बहुत आराम से बता रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए नहीं साफ कर रहे क्योंकि ये अभी हमें सॉल्व करने। अब सेकंड और थर्ड का रेशियो देखो, सेकंड और थर्ड का ये आएगा, इसे सेकंड और थर्ड का रेशियो NCR अपान NCR + 1, तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का रेशियो आएगा 7:42, तो 7/42। अब देखो इसको ब्रेक करो तो आएगा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, ये आएगा। और इसको ब्रेक करेंगे तो आएगा n फैक्टोरियल r + 1 फैक्टोरियल, फिर n में इसको माइनस कर देंगे तो आएगा n - r - 1 फैक्टोरियल, ये आएगा। अरे ये देखो लिखा है इसे NCR + 1, तो कितना आएगा n फैक्टोरियल r + 1 फैक्टोरियल, और जब n में से इसको माइनस करेंगे तो r भी माइनस का हो जाएगा, 1 भी माइनस का हो जाएगा, r भी माइनस का हो जाएगा और 1 भी माइनस का हो जाएगा। r + 1 फिर n - r - 1, ये हो जाएगा। अब देखिएगा पूरा एक इक्वेशन बन गई। ये कैसे बनी है, पहले इन दोनों का रेशियो लिया तो ये इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों का ले रहे तो एक और आएगी, फिर दोनों इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। देखिएगा जरा, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, गौर से देखिएगा। इसको कितना लिख सकते हो, 1 7 6 42, 1/6। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये जो टर्म है ये ऊपर चला जाएगा। कैसे देखिएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, r + 1 फैक्टोरियल। बहुत गौर से देखिएगा, ये भी n - r - 1 फैक्टोरियल। अपान में क्या बचेगा, r फैक्टोरियल और ये n - r फैक्टोरियल इक्वल टू आया 1/6। देखिए जगह कम है लेकिन बहुत आराम से समझा रहे। कुछ लोग सोच रहे कैसा लिखा, बहुत बड़ा बड़ा भी लिख रहा है, बहुत आराम से समझा रहा है। पहले इन तीनों टर्म का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, फिर तीनों का रेशियो कितना है 1/742। पहले दूसरे को सॉल्व किया, ये देखिए यहाँ पर सॉल्व किया तो एक इक्वेशन आ गई। अब सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से देखिए। अब r + 1 जो है इसको ब्रेक करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको ब्रेक करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर का अगर फैक्टोरियल पूरा ब्रेक कर दें तो 1 तक जाता है, जहाँ से ना ब्रेक करना चाहें वहीं से फैक्टोरियल लगा के रोक सकते हैं। देखिएगा कैसे, देखिएगा r + 1 को ब्रेक करो, r + 1 फिर r 1 लेस करोगे, देखो पहले आएगा r + 1, फिर इससे 1 लेस कर देंगे तो r ही तो आएगा। अब यहाँ से ब्रेक ना करें, फैक्टोरियल लगा दें, n - r - 1 फैक्टोरियल। देखो r फैक्टोरियल, इसको ब्रेक करो तो पहले तो यही लिखोगे n - r, पहले तो यही लिखा जाएगा n - r, फिर इससे एक कम करोगे, एक लेस करोगे तो क्या आएगा n - r और -1। जब 1 लेस कर दोगे तो क्या आएगा, देखो n - r - 1 आएगा फैक्टोरियल। इसके बाद देखो पूरा अगर इसको ब्रेक करेंगे तो 1 तक जाएगा। तो कैसे, पूरा ब्रेक ही नहीं करना है, पहले n - r लिखा, अगले स्टेप में क्या होगा n - r - 1, फिर आगे क्या होगा n - r - 2, फिर आगे n - r - 3। लेकिन हमको यहाँ से ब्रेक नहीं करना है, यहाँ के बाद n - r और इसके बाद n - r - 1। अब इसके बाद ब्रेक नहीं करना तो फैक्टोरियल लगा दिया। अब इसके बाद क्यों नहीं ब्रेक करना, क्योंकि देखिए ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो रहा है, ये वाला इससे, तो क्या बचेगा r + 1 अपान ये बचेगा। देखो क्या बचा, ऊपर बचा r + 1 और नीचे बचा n - r 1/6। फिर मल्टीप्लाई कर दो, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो n - r और 6 का इधर करोगे तो 6r + 6। अब देखिएगा ये 6r इधर आ जाएगा, तो 6r इधर आएगा तो -6r हो जाएगा, तो -6r - r - 7r इक्वल टू 6।
ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब देखिए ये सेकंड वाली इक्वेशन हो गई, दोनों को सॉल्व करें, एन की और आर की वैल्यू निकल आएगी, लेकिन आपको वैल्यू चाहिए किसकी, देखिएगा दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, देखना जरा फर्स्ट वाली, n-8r = -1, ये पहली इक्वेशन है, और ये दूसरी है n-7r = 6। देखिएगा ऐसा करो, सब्ट्रैक्ट कर दो घटाने पर, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग कर दिया घटाने पर, -8r + 7r, तो क्या बचेगा -r, -1 -6 -7, तो r की वैल्यू कितनी होगी, देखो 7। कुछ लोग सोच रहे हैं कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ, बड़ा बड़ा लिख रहा है, समझा के लिख रहा है, ये इसलिए नहीं हिसाब किया क्योंकि इनको बताना है। इसमें कुछ नहीं था, 3 कॉन्जुगेटिव टर्म थे, तो ये लेट किए, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, तीनों का रेशियो 1:742। फर्स्ट सेकंड को सॉल्व किया और सेकंड थर्ड को सॉल्व किया। अब देखिए आर की वैल्यू आ गई, अब ये आर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, इसी में देखो आर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो आर की वैल्यू, कैसे, n-8, n-8, आर की जगह लिख दो 7, आर की जगह लिख दो 7 = -1, तो हो जाएगा 7 8 जा 56 = -1। अब देखो ये कितना हो जाएगा, गौर से देखिएगा, n = -1 -56 इधर आएगा, +56 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 56 - 1 55 आएगी। n की वैल्यू कितनी आएगी, 55 आएगी। n की वैल्यू कितनी आएगी, बस ये क्वेश्चन थोड़ा नीचे लिखा है, थोड़ा ऊपर लिखा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि पूरा समझ में आना चाहिए। अगर हम ये साफ कर देते तो फिर आपको फिर लिखना पड़ता हमें, इसलिए देखिए, तो पहले फर्स्ट और सेकंड का रेशियो लिया, देखो 1:7, इनको सॉल्व किया तो ये इक्वेशन आई। फिर हमने क्या किया, सेकंड और थर्ड को लिया, सेकंड और थर्ड को लिया, ये इनको सॉल्व किया तो ये इक्वेशन आई। फिर देखो ये पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन लिखी, सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटाने पर कर दिया। इक्वेशन तो हाई स्कूल में सॉल्व करते थे भैया, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का ये माइनस है तो प्लस का, प्लस है तो माइनस का, कैंसिल हो जाएगा। -8r + 7r -1 -6 तो -7, तो r की वैल्यू 7 आ गई, r की वैल्यू 7 यहाँ रख दोगे तो 7 यहाँ रखोगे तो 7 8 जा 56, देखो ये 56, अब ये 56 इधर गया तो प्लस का 56 माइनस का 1 तो 55 आ गया। अब देखिए जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अब ये जो बाकी बचे इनमें से कुछ बताते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए जो 3 क्वेश्चन ये बचे हुए हैं ये भी एक जैसे हैं, गौर से देखिएगा। फिर इसकी 1-2 वीडियो और बनाएंगे, इसमें एक ग्रेटेस्ट टर्म निकालना होता है, महत्तम पद निकालना होता है, ग्रेटेस्ट टर्म वाला एक वीडियो बनाएंगे, बस इसके बाद 1 या 2 वीडियो मिलेंगे, फिर डिफरेंशिएशन और लिमिट पढ़ाएंगे, डिफरेंशिएशन और लिमिट। देखिएगा इसमें कहा गया इफ द कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, सेकेंड टर्म का गुणांक, तीसरे पद का गुणांक, चौथे पद का गुणांक, इन द एक्सपेंशन ऑफ x+1 की होल पावर n आर इन AP, तो फाइंड n। मतलब AP मतलब समझते हो, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी हमने पढ़ाया नहीं लेकिन आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा बता दें। मतलब दूसरे, तीसरे और चौथे पद के गुणांक, दूसरे, तीसरे और चौथे पद के गुणांक किसमें, x+1 की होल पावर n के प्रसार में, x+1 की होल पावर n के प्रसार में दूसरे, तीसरे और चौथे पद के गुणांक, दूसरे, तीसरे और चौथे पद के गुणांक समांतर श्रेणी में है तो n की वैल्यू बतानी है। ऐसे इसमें भी है, दूसरे, तीसरे और चौथे पद के गुणांक समांतर श्रेणी, बस यहाँ n की जगह 2n हो गया तो n की वैल्यू बतानी, ये आएगा। ऐसे इसमें भी है, 5वें, 6वें और 7वें पद के गुणांक 1 + x की होल पावर rn AP समांतर श्रेणी में तो n की वैल्यू बतानी। देखिए तो इसको साफ कर देते हैं, हो सकता है ये पहला बता दे तो आप सारे लगा लोगे, समांतर श्रेणी में पहला बता देंगे सभी लगा लोगे। इसमें सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट है AP में, इसमें भी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट है, n की जगह 2n हो गया, इसका आंसर भी लिखा है। इसमें 5th, 6th और 7th टर्म का कोफिशिएंट है, वो भी किसमें, AP में, तो n की वैल्यू बतानी। तो पहला हम बता रहे हैं, अब ये दूसरा, तीसरा लगाइएगा जरूर, मतलब 5वां, 6वां। देखिए लगाएंगे तभी सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे, फिर कोई भी टीचर आपको घूर के नहीं पिला सकता। जितना मन से बताया जा रहा है उतना मन से हम आपको समझा रहे हैं। देखिएगा
जैसे आपसे बोला जाता एपी हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन एपी की कंडीशन समझ लीजिए। जैसे कह दिया जाए ए बी सी आर इन एपी, एपी मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसकी कंडीशन सबने पढ़ी होगी, ऐसे होता है 2b = a + c, 2b = a + c। मतलब अगर 3 टर्म एपी में, ये हमने पढ़ाया नहीं इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि आप जाके वो वाला वीडियो देख लो या ये वाला वीडियो देख लो। अगर ये ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी अगर समांतर श्रेणी में है तो क्या होता है 2b = a + c। अच्छा आपने पढ़ा होगा, कंडीशन बता दें कैसे होता है। जैसे आपने पढ़ा है आर इन ए पी समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या खासियत होती है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल होता है। मतलब दूसरे वाले में पहला माइनस कर दो, चाहे तीसरे में दूसरा माइनस कर दो, वैल्यू सेम होती है ना। पढ़ा होगा आपने, ना पढ़ा हो तो पढ़ेंगे आगे। तो कंडीशन होती है एपी की, अगर 3 टर्म है, अगर 3 टर्म एपी में, 3 कॉन्जुगेटिव टर्म एपी में है तो 2b = a + c, 2b = a + c। कैसे होता है, जैसे 3 टर्म है ए बी सी, ये किस में है एपी में, ये 3 टर्म किस में है एपी में। तो अगर ये 3 टर्म एपी में हैं, ए बी सी आर इन एपी, एपी में है तो क्या होगा सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकेंड, सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकेंड, ये होता है। देखिए तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट मतलब b - a, b - a और थर्ड माइनस सेकेंड मतलब दूसरे में पहला माइनस कर दो, चाहे तीसरे में दूसरा, वैल्यू सेम होती है। अभी हमने इसको पढ़ाया नहीं, पढ़ाएंगे। T3 - T2 तो c - b। अब b इधर ले आओ तो देखो b प्लस का हो जाएगा, a उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2b = a + c। मतलब अगर 3 टर्म AP में है तो सेकेंड वाले में 2 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट और थर्ड का सम इक्वल होगा। 3 टर्म अगर AP में ले रहे हो तो सेकेंड में 2 का मल्टीप्लाई, फर्स्ट और थर्ड का सम इक्वल होगा। मतलब क्या बताया, जैसे आपने लिखा है ABC R इन AP, तो क्या हो जाएगा 2b = a + c। अब देखिएगा जरा, अब इसको बताते हैं क्वेश्चन को। ये कंडीशन तो AP पढ़ी होगी तो आप समझ गए, ना पढ़ी तो भी समझ लेना, बताया जाएगा आपको, लेकिन कंडीशन तो याद ही रखना है, क्योंकि बिना कंडीशन के आप क्वेश्चन ही नहीं लगा पाएंगे। तो थोड़ा सा गौर से देखिएगा। तो इसमें सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट देखो, ऐसे लिख दें, सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट, समझना जरा, सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट, फिर थर्ड टर्म का कोफिशिएंट, फिर फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट। देखो पावर में कितना है n, तो n ले लो, c ले लो। जिस टर्म का कोफिशिएंट है, सेकेंड टर्म का है, हमने यहाँ टर्म नहीं लिखा, चलो ऐसे, सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट। देखो पहले पावर में n है तो n ले लिया, c ले लिया। जिस टर्म का उससे 1 कम करो, तो सेकेंड है 2 है, 2 से 1 कम करो तो 1 आएगा। फिर इसमें देखो पावर में n है तो n ले लो, c ले लो। किस टर्म का है, थर्ड का, तो थर्ड से 1 कम करो, ये आएगा। फिर देखो पावर में कितना n है तो n ले लो, c ले लो। किस टर्म का, फोर्थ का, तो फोर्थ से 1 कम करो। सेकेंड से देखो NC, सेकेंड का है तो 2 से 1 लेस करोगे, 3 से 1 लेस करोगे, 4 से। अब ये AP में है, ये किस में, AP में। ऐसे देखो NC1, NC2, NC3 R इन AP। AP मतलब ये समांतर श्रेणी में है। AP का मतलब किस में है, ये समांतर श्रेणी में। तो अभी आपने क्या देखा था कि अगर ABC R इन AP, अगर ABC AP में हो तो क्या होता है, बीच वाले में 2 से मल्टीप्लाई, B में देखो 2 का मल्टीप्लाई और A और C का सम, तो इसमें बीच वाले में 2 से मल्टीप्लाई होगा। देखो बीच वाले में 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × NC2, 2 × NC2, बीच वाले में 2 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट और थर्ड का सम NC1 और प्लस NC3, ये इक्वल होगा 2b = a + c होता है ना, 2b = a + c। मतलब सेकंड वाले में से देखो b में से 2 का मल्टीप्लाई, तो b कौन है, NC2, मतलब बीच वाले में 2 का मल्टीप्लाई, फर्स्ट और थर्ड का सम कैसा होगा, इक्वल। अब इसको सॉल्व किया जाए तो n की वैल्यू आएगी। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, 2 × इसको सॉल्व करो NCR से, तो क्या होगा n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो
n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। वही जिसे NCR होता है, इसको कितना आएगा n फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब गौर से देखिएगा कैसे साल, देखो फैक्टोरियल 2 जो होता है, इस 2 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। इसको ब्रेक करो कितना आएगा, देखो ब्रेक करो पहले n माइनस 1 n माइनस 2। आपको पता है किसी भी नंबर में फैक्टोरियल पूरा ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 तक जाएगा, जहाँ से ना ब्रेक करना चाहें वहीं से फैक्टोरियल लगा के रोक सकते हैं। तो इसको ब्रेक करो, देखो पहले n फिर n माइनस 1, ये सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बता चुके हैं, n माइनस 2, n माइनस 2 के बाद ना ब्रेक करो फैक्टोरियल लगा दो, ये कैंसिल हो जाएगा, देखो n माइनस 2। इसको ब्रेक करो n, फिर आएगा n माइनस 1, n माइनस 1 के बाद ना देखो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होगी और 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको ब्रेक करो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, बस इतना ही ब्रेक किया जाए। देखिएगा कैसे ब्रेक किया, पहले ये n फिर n माइनस 1 n माइनस 2 के बाद, जहाँ से n माइनस 2 के बाद ब्रेक नहीं करना तो फैक्टोरियल लगा दिया, क्यों कैंसिल हो जाएगा। इसको ब्रेक करो, देखो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 आएगी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं आएगा, तो n फिर n माइनस 1, n माइनस 1 के बाद ब्रेक ना करें, पूरा ब्रेक करेंगे तो 1 तक जाएगा, जहाँ से ब्रेक ना करना चाहें वहीं से फैक्टोरियल लगा देंगे, तो n माइनस 1 से ब्रेक नहीं कर रहे, n माइनस 1। इसको ब्रेक करो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 के बाद ना ब्रेक, देखो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए, और ये n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ। देखिए क्या आया n माइनस 1, इन दोनों से n कॉमन कर लो, n कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 1 बचेगा क्योंकि कुछ वैल्यू बची नहीं, n कॉमन कर लिया 1 बचा। इसमें n कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, देखो ये n माइनस 1 n माइनस 2 अपान में 6 बचेगा, इतना बचेगा। देखो देखिए इधर बचा n माइनस 1, ये n बचा और ये बचा n माइनस 1 n माइनस 2 अपान 6, तो n दोनों से कॉमन कर लिया, ये n कॉमन, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ बचा n माइनस 1 n माइनस 2 अपान 6, ये n से n कैंसिल। देखिए n माइनस 1, ये आएगा 1 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपान 6। इस स्टेप को इधर ले आओ, इसको देखो ऐसे n माइनस 1, इसको भी इधर ले आओ तो हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 अपान 6 इक्वल टू में क्या बचेगा 1। ये देखो इस स्टेप को इधर लाए। अब देखो n माइनस 1 कॉमन कर लो, तो n माइनस 1 जब कॉमन करेंगे, n माइनस 1 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा n माइनस 2 अपान 6 इक्वल टू 1। एलसीएम कर लीजिए, देखिए n माइनस 1 एलसीएम करेंगे तो इधर हो जाएगा 6, हो जाएगा माइनस n प्लस 2 अपान 6 इक्वल टू 1। गौर से देखिएगा थोड़ा सा, देखिए ये स्टेप इधर आया, माइनस का हो गया, इक्वल टू में क्या बचा 1 बचा। जो 2 बच रहे थे क्वेश्चन एपी वाले वो सॉल्व जरूर करिएगा, समांतर श्रेणी वाले। अब देखो n माइनस 1 कॉमन कर लिया, यहाँ 1 बचा, n माइनस 2 अपान 6 एलसीएम किया, 6 इधर हो गया, ये माइनस का n प्लस का 2। अब देखो कितना हो जाएगा n माइनस 1, ये हो जाएगा 6 टू 8 माइनस 1 और 6 का 1 पे मल्टीप्लाई, इस 6 का 1 पे। अब देखो n का मल्टीप्लाई 8 में 8n, n का मल्टीप्लाई n पे n स्क्वायर, माइनस 1 का 8 में माइनस 8, माइनस 1 का n पे प्लस n इक्वल टू 6। ये आएगा देखो माइनस n स्क्वायर, ये n और ये 8n 9n माइनस 8, ये 6 इधर आएगा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा देखो माइनस n स्क्वायर 9n माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस से डिवाइड कर दो, पहले माइनस से डिवाइड कर दो, तो माइनस से सबको डिवाइड करेंगे दोनों साइड को, तो ये प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा,
ये माइनस का 9n हो जाएगा और प्लस का 14 हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा। और इक्वल टू जब जीरो, देखो माइनस से इसको डिवाइड करोगे प्लस, माइनस से इसको डिवाइड करोगे माइनस, माइनस से इसको डिवाइड करोगे प्लस, माइनस से जीरो को डिवाइड, इसके फैक्टर हो जाएंगे 7 2 जा 14, 7 + 2n + 14 = 0, तो हो जाएगा 7n - 2n + 14 = 0। इन दोनों से n कॉमन करिए तो n - 7 -2 कॉमन करेंगे तो n - 7 = 0। अब देखिएगा इससे n - 2 कॉमन, n - 7 कॉमन, एक बार n - 7 = 0 करेंगे तो n की वैल्यू 7, और एक बार n - 2 = 0 करेंगे तो n की वैल्यू 2। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? देखिए जैसे ये क्यों पॉसिबल नहीं, सुनो, क्योंकि एक स्टेप आपका क्या लिखा है, देखो NC3, क्या लिखा है, ये NC3 लिखा है। अब आप n की वैल्यू अगर 2 ले लो, देखो n की वैल्यू आप कितनी ले लो, 2, अगर आप n की वैल्यू 2 ले रहे हो तो कितना बन जाएगा, तो बन जाएगा 2C3, क्या n की जगह यहाँ 2 रखो तो क्या बन जाएगा 2C3। अब आप देखो ये गलत लिखा है, क्यों? क्योंकि ये जो 3 है ये 2 से क्या है ज़्यादा। आपको पता है ये जो r वाली वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ये जो r वाली वैल्यू है 3, ये ऊपर वाली वैल्यू 2 से ज़्यादा हो रही, ग्रेटर हो रही है, मोर देन हो रही है। आपको पता है कि ये जो r वाली वैल्यू है ऊपर वाली से ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये n की वैल्यू 2 नहीं होगी, 2 नहीं होगी, क्योंकि देखो NC3 है जैसे, तो NC3 है तो अगर n की जगह 2 रखोगे तो 2C3 बनेगा, तो गलत हो जाएगा। 2 क्या हो गया, 3 से कम हो गया, और ये ऊपर वाली वैल्यू n वाली वैल्यू r से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब आंसर कितना आया, 7। अगर आपको मज़ा आ गया और पढ़ने में, आपको अभी 1-2 वीडियो और बनाएंगे, इसमें ग्रेटेस्ट टर्म का बनाएंगे, इसके बाद में डिफरेंशिएशन और लिमिट पढ़ाएंगे। तो लाइक शेयर जरूर करें और लोगों को बताएं, क्योंकि बहुत मेहनत से पढ़ा रहे भैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।